जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़ियाज़ टेक। आज की जो हमारी गेस्ट सेलिब्रिटी हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा अल्फ़ाज़ नहीं हैं। सिर्फ़ 2 बातें हैं जो मैं कहूँगी और आप खुद ही समझ जाएँगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक तो तेरे बिन की राइटर, दूसरी नूरा मखदूम। ये दोनों चीज़ें जो है ना अपने आप में एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद मज़ीद किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं लगी। ठीक, आप सुनाएं, कैसी हैं अनिला? बस क्या हाल अल्लाह चाल का है? शुक्र है, ठीक-ठाक, बिल्कुल। अपने गेस्ट्स के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये नूरा से मेरी पहली मुलाकात नहीं है, अभी मैं रिसेंटली कराची में थी, तो नूरा से मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल हम लोगों ने ऐसे हिट ऑफ किया जैसे कि 2 बहनें हों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का इंटरव्यू भी बिल्कुल बहनों की तरह ही होगा। ठीक है ना नूरा? तो कोई कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है किसी किस्म की, आराम से सुकून से रिलैक्स करके बात करते हैं। परफेक्ट। अच्छा नूरा, सबसे पहले तो यार मुझे अपना थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड बताओ कि नूरा मखदूम है कौन? अच्छा, ये वैसे अब तो ये कोई राज रहा ही नहीं है कि नूरा मखदूम क्या है। सबको ही पता चल गया है कि नूरा मखदूम क्या है, लेकिन खास आपके लिए अनिला, आप भी एक जो है सिंधी बैकग्राउंड से हैं, मैं भी हूँ। तो जो है, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो अब एक बचपन गुजरा, उसमें माँ बहन सबका साथ, और जो है ना उसके साथ ही, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लगता है बचपन से ही मुझे स्टोरीज बुनने का बड़ा शौक था। सोने से पहले, नैप लेने से पहले मैं कोई ना कोई स्टोरी जरूर बनाती थी, कोई किरदार बनाती थी, उसमें खुद को डालती थी। जब हम लोग बहुत छोटे थे, कहानियां पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन फिर आगे जाके जब पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं मेडिकल पढ़ना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो सका। तो मैंने लिटरेचर ले लिया। मुझे नहीं पता था कि इसमें ड्रामा भी पढ़ाया जाएगा, नॉवल भी पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही फिर जो है हमारी मुलाकात हुई नूरुल हुदा शाह से। वो हम हमारी जान पहचान की भी हैं, और मेरी तो मेंटोर है, मेरी तो उस्ताद है, उनसे मुलाकात हुई। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम स्क्रिप्ट लिख सकोगी। तो एक दो सीन ऐसे ही ना उनके लिए बना लिए। तो फिर ये सफर ऐसे ही शुरू हो गया कि वो जो बचपन की कहानियां बुनना थी वो ड्रामों में निकल के आई। तो ऐसे ही फिर जो है ड्रामा लिखा, पहले प्लस के लिए लिखा, एक चैनल है उसके लिए लिखा। देन तकब्बुर नाम था ड्रामे का। देन फिर फ्रीलांस लिखते गए। अब जो है तेरे बिन जो है वो उसको भी लिखे हुए मुझे लगता है 3 साल पहले ही लिखा था। अब जाके वो ऑन ईयर हुआ और चला। हुँ। तो और ये है। पहले आपका एक और ड्रामा था जो कि बहुत सुपरहिट गया था, टेलीफ़िल्म थी मेरा ख़्याल है रूपोश के नाम से जिसमें हारून किदवानी ने मेरा ख़्याल है जो है उनका डेब्यू हुआ था, तो वो भी आपका बहुत ज़्यादा हिट गया था, सुपरहिट गया था इनफैक्ट। वो टेलीफिल्म पाकिस्तानी लेवल पे जो है ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पहली टेलीफिल्म है जो इतनी जो है वो फेमस हुई, और इतनी वो जो है व्यूअरशिप उसकी हुई, 200 से अबव उसकी व्यूअरशिप हो गई है। तो यस। तो तेरे बिन लिखते हुए आई एम 100% श्योर, मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि आपको अंदाजा नहीं होगा कि ये इतना मेगा सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल नहीं सही जा रही है, हाँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। एक लव स्टोरी थी। हम एक्चुअली फ्यूडल बैकग्राउंड से हैं, तो हमारे यहाँ ना हमेशा मर्द को ऐसे प्रिटेंड किया जाता है या पोर्ट्रेट किया जाता है कि मर्द तो होगा इस तक, शुरू से आखिर तक औरत को इसे निभा करना पड़ेगा, जो कि रियलिटी में भी काफी जगहों पे है। लेकिन मुझे एक ऐसा मर्द दिखाना था कि जो औरत के सामने उसको वैल्यू दे, उसको मोहब्बत दे, उसके सामने वो जो इतना बड़ा वडेरा है, या इतना बड़ा जो है पगदार है, जानशीन है, ये है वो है, वो बीवी के लिए कैसे स्टैंड लेता है और उसके आगे झुकता है, मोहब्बत इतनी करता है कि उसके सामने वो जो है सब अपनी जिद, अपनी अना, अपना सब कुछ छोड़ देता है। तो ये जो है ना फॉर्मूला, मुझे लगा कि अब आना चाहिए। वैसे हमारे बहुत सारे राइटर्स ने भी लिखा है, लेकिन युना और हाची केमिस्ट्री ने इसको और चार चांद लगाए। तो बस कहानी सिंपल सी ही थी, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी सिंपल कहानियों में से ही कोई चीज ऊपर उठ जाती है, लोगों को, दिलों को छू लेती है। तो मुझे ये बताएं कि पहले आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट था या पहले कैरेक्टर्स आए? आप कैसे लिखते हो? आपका स्टाइल ऑफ लिखना किस तरह का है? मैं आपको बताऊं कि ये जो मीरब का जो ये है कि उसके पेरेंट्स नहीं होते, उसको किसी ने पाला है, वो किसी और की बेटी होती है। तो ये कहानी जो बेसिकली मैं बता भी चुकी हूँ कि मेरी एक
फ्रेंड थी कॉलेज लेवल पे, उसका सडनली हमें पता चला था कि वो भाई बिल्कुल समझे 11th 12th ग्रेड में आके उसको पता चला था कि उसके जो उसको पाल रहे हैं वो उसके पेरेंट्स नहीं है, और वो मतलब अपनी खाला के घर पल रही है, और इतने सालों के बाद। and now she is like 16 years old, और 16 साल के बाद उसको पता चला, तो उसके लिए इतना ट्रॉमा था, और उसका जो दुख था ना वो हर वक्त उसके चेहरे पे रहता था। वो बहुत बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स ने छोड़ दी थी। तो मुझे ये थोड़ा सा यहाँ से क्लिक हुआ कि एक फैमिली को एक फैमिली एक बच्चे को पाल रही है, और उसकी एज बिल्कुल मतलब वो एक उसका नया एक बिल्कुल आजाद ख्याल फ्रीडम वाला अप्रोच था अपब्रिंगिंग, और उसके किसी हवेली में जाकर कैद हो जाना। ऑफकोर्स आपकी एक लाइफ होती है वो, और आपके पेरेंट्स हैं, और आप जिसको माँ बाप कह रहे हैं, सडनली वो आपको ना कह दें कि हम आपके माँ बाप नहीं है, ये हैं। तो ये एक शौक हो। तो ये कहानी यहाँ से ली। मोहसिन का किरदार जो है उस पे मैंने वर्कआउट इसके लिए किया क्योंकि मुझे लगा कि बहुत हो गया यार, एंग्री यंग मैन बहुत हो गया है, ठीक है ना। ऐसा यंग मैन दिखाना है, ऐसा एंग्री पर्सन दिखाना है जिससे लोगों को प्यार हो जाए। लोग इसलिए ना देखें कि अब ये क्या करेगा और ये अब कहाँ से आएगा, नहीं, लोग इसके लिए देखें कि यार इसका अगले स्टेप क्या होगा, हम लोग इससे क्या सीखेंगे, मुर्तसम से क्या सीखेंगे कि मोहब्बत कैसे की जाती है, किसी को हासिल कैसे किया जा सकता है, मतलब कैसे किया जा सकता है। तो मैंने ये किरदार मुर्तसिम का, मेरा हीरो मेरे माइंड में ऐसा ही था कि एक वडेरा ये वो, और कैसे वो मोहब्बत में पड़ता है तो चूर चूर होके मोहब्बत में पड़ता है। और एक लड़की है जो बिल्कुल अपोजिट, ये साउथ है वो नॉर्थ है, दोनों अपोजिट पोल हैं, और कैसे ये फिर अपनी जिंदगी जो है शुरू करेंगे। तो इसमें ये जो है ना, ये टॉम एंड जेरी वाला एस्पेक्ट भी आ गया, उनकी केमिस्ट्री भी बनती गई, उनमें रोमांस भी, लड़का जैसे करीब आ रहा है लड़की उतनी दूर जा रही है। तो ये खिंचता था ना, ये चीज बहुत लोगों को पसंद आ गई। हम्म। तो ये हाँ, आई लाई थिंक थी। कि रोमांस एक हमारा एक ऐसा जॉनर है जो कि बहुत ज्यादा हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। डरते हैं एक्चुअली हम लोग, हाँ मोहब्बत को दिखाने से डरते हैं, वायलेंस दिखाने से नहीं डरते हैं, मोहब्बत को दिखाने से डरते हैं। तो ये तो कुछ एक हमारा एक सोशल एक मेरा ख्याल है मसला है जिसको आपने बड़ा सक्सेसफुली तोड़ा है। मगर एक बात है कि नूरा बहुत बोल्ड था, रोमांस भी बहुत बोल्ड था, तो कैसे किया? बोल्ड देखें अनिला, कुछ नया तो मैं कहूंगी कि नहीं था, कि मतलब यार एक अजीब ही जो सीन दिखा दिया मैंने, जो भाई नहीं, जो सेंसर होना चाहिए था, जो नहीं दिखाना चाहिए था। मियाँ बीवी के बीच में इतना रोमांस आप दिखा सकते हैं कि वो करीब आ रहे हैं, या एक दूसरे को हाथ पकड़ लिया, या जहेलत बना दी, या ऐसे डायलॉग्स में कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम एक सिप ले लो, तो ये तो नेचुरल सी चीज है। हाँ, मैं कहूंगी कि इसको इस लेवल तक नहीं दिखाया गया, या स्विमिंग पूल का इससे पहले कोई सीन नहीं दिखाया गया। तो अगर दिखाया और लोगों को पसंद आया तो क्यों नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि आप सास बहू का कोई, मैंने कहा इसमें भी सास थी, इसमें भी काफी सास वाली वो जो है चीजें थी, हया का जो किरदार था उसकी काफी चीजें थी, साजिशें ये वो काफी थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाई एक औरत जो है ना वो सारा दिन काम काज करे, बच्चों को स्कूल भेजे, शोहर को देखे, सारे घर के काम देखे। अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वो जॉब करके आए, तो वो क्या 8 बजे स्लॉट लगा कि ये देखेगी कि जी अब सास बहू की साजिशें क्या है। उसको कुछ लाइट दो, कुछ रोमांटिक दो, जो उसकी जिंदगी में एक लाइट फेज भी हो। देखिए जिंदगी तो गुजर रही है, मैं अक्सर लोगों से कहती हूँ कि भाई जिंदगी गुजर रही है, दूसरा जन्म लेकर नहीं पैदा होना, जिंदगी यही है, सुबह भी होगी, रात भी होगी, सारे काम भी होंगे। तो क्यों नहीं इस पे एक लाइट और सॉफ्ट एलिमेंट हो इंसान की जिंदगी में, कि आपकी जिंदगी में थोड़ा सा रोमांस और ये लाइटपन हो, सॉफ्टपन हो, क्यों ना हो। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ नूरा आपके साथ, 100% मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। बिकॉज देखो, ड्रामे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं जो बिल्कुल रियल लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, और एक होते हैं जो फैंटेसी में होते हैं, जो थोड़ा सा आपको फैंटेसी की दुनिया में लेके जाते हैं। मैं तेरे बिन को एक उस फैंटेसी वाले ड्रामे के अंदर डालूंगी बेसिकली। अगर आप उसके अंदर लॉजिक ढूंढने बैठ जाएंगे और उसके अंदर हर चीज के अंदर आप उसको उसके अंदर से वो निकालना शुरू कर देंगे, तो आप उसका एसेंस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हर चीज में लॉजिक नहीं है, हर चीज में लॉजिक ढूंढनी भी नहीं चाहिए। मतलब आप रिलैक्स करने के लिए ड्रामा देखते हैं, आप रिलैक्स करके ड्रामा देखें, पसंद आ रहा है देखें, नहीं पसंद आ रहा मत देखें, सिंपल एज दैट। हाँ देख, लेकिन भी बड़ी मुनाफकत है अनिला कि पसंद आ भी रहा है तो कहना नहीं है, देख भी रहे हैं किसी भी पर्पज के लिए, फॉर क्रिटिसिज्म, फॉर जजमेंट के लिए, किसी के लिए भी वो, पर देख रहे हैं।
छोड़ेंगे नहीं देखना। व्यूज आ धड़ाधड़ आ रहे हैं, कह भी रहे हैं ये नहीं था वो नहीं था, यहाँ से भी ये नहीं हुआ वहां से वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं होना था। भाई फिर आपने देखा क्यों? देखा ना, मतलब दूसरी किसका भी आप इंतजार करेंगे कि देख के फिर से करें? वो तो एक बात मैंने नोट की थी नोरा, जो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, मेरे ख्याल से शायद हो सकता है मैंने आपसे पहले भी बात की होगी। मैंने देखा था कि हर एक एपिसोड की एंड में कुछ आप ऐसा कुछ ट्विस्ट कर जाती थी, कुछ ऐसा क्लिफ हैंगर छोड़ जाती थी कि अगली किसका इंतजार होता था। अब मुझे नहीं पता कि ये डेलिबरेटली होता था या ये प्रोडक्शन की तरफ से होता था, मगर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते थे कि आप प्रोमो भी जरूर देखें ताकि आपको बेचैनी कम हो कि अब अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। ये हर ड्रामे के साथ ऐसे नहीं होता। बहुत सारे ऐसे ड्रामे हम देखते हैं कि हम दो दो एपिसोड नहीं भी देख लेते, चौथा एपिसोड देखते हैं ड्रामा वहीं खड़ा होता है जहां पहली एपिसोड पे खड़ा था। हाँ, मगर यहाँ आपने कुछ 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 ऐसा कुछ कोई मसाला डाला था उसमें कि एंड में। अभी मैं अभी भी लिख रही हूँ तो मैं एक सिचुएशन बनाती हूँ। मैंने 4 एपिसोड लिखे हैं अभी एक सीरियल के। सिचुएशन बनाती हूँ मैं, उसकी हाइप देती हूँ, फिर मैं उसकी सॉल्व कर देती हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व। तो मुझ में ये चीज है, मैं चाहती हूँ कि एक सिचुएशन में ड्रामा, भाई लोग जो है वो 2 सिचुएशन पे पूरा ड्रामा उतना नहीं होता। मैं सिचुएशन लेके जाती हूँ, मैं एपिसोड पे खेलती हूँ शुरू से। देन उसमें हाइप आई, सब मतलब माँ बेगम आ गई, ये आ गया वो हो गया ये हो गया वो, देन मैं इसको स्लो डाउन करती हूँ ताकि वो चीज थोड़ी सी माइल्ड हो जाए। ऐसे नहीं लोग। अच्छा दूसरा, हम यहाँ पर ये टेक्निक चलती है स्क्रिप्ट में कि आप फ्रीज दें, अच्छा फ्रीज दें। हर 15 पेजेस के बाद एक छोटा सा हैपनिंग सीन आना चाहिए जो फ्रीज लगे। तो ये जो आप कह रही है ना, ये फ्रीजेस होते हैं जो आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए ना मुतावला करते हैं कि भाई इस पे ये हुआ था, अब क्या होगा, कहाँ जाएगी मीरब, किसके पास होगी मीरब, ये वो, अब मुर्तसम क्या करेगा। तो ये फ्रीजेस पॉइंट होते हैं, ये हुक पॉइंट होते हैं जो आप लोग पकड़ते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में देखें। और प्रोमो देखे बगैर गुजारा नहीं था, वो बेचैनी थी, लाइक लिटरली एंजाइटी होनी शुरू हो जाती थी अब क्या होगा। दीदी के लोग जो है एपिसोड को तो व्यूज मिलते थे ना, 25 मिलियन ये वो, कुछ कुछ प्रोमोज एक तो प्रोमो बड़ा मशहूर हुआ था उसके तो व्यूज, भाई ड्रामे किस जो एपिसोड था उससे भी प्रोमोज के जो है ना वो व्यूज ज्यादा बढ़े थे। अच्छा अब मुझे तो ये मैं बताओ कि कौन से एपिसोड के बाद पता लगा, महसूस हुआ कि ये किसी और लेवल पे ड्रामा चला गया। मुझे लगता है, अच्छा एक तो हमारा जो है मशहूर एक जो है तारीखी एपिसोड है 46 एपिसोड, के बारे में तो हम बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे। लेकिन मुझे लगता है मैं जहां तक देख रही थी और मुझे लगा लोगों का जो कुछ लोगों की सिंपैथीज मीरब के ये कहने के कि उसके माँ बाप उसके अपने माँ बाप नहीं है, इस पे भी था। कुछ पे ये भी था कि जब वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, उस पे भी लोगों ने काफी, मतलब लोग आए, मतलब ऑडियंस बढ़े। मैं आपको सिर्फ ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, बड़े। मुझे लगा कि जब इन लोगों की ये था ना कि मीरब दूर जा रही है, मेरे करीब नहीं आना, और मुझसे करीब जाने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल पे आके ये ड्रामा जो है ना वो दूसरा हो गया कि भाई अब देखना है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लड़की मिलने देगी नहीं देगी, लड़का कितनी किस हद तक जा सकता है, यहाँ से चीज दूसरी हुई। फेवरेट सीन कौन सा है पूरे ड्रामे में, जो शूट आपको और लगता है ये बहुत अच्छा हुआ? मैं फिर अपना यार बताऊं। सब, मेरा नहीं फिर मैं अपना मेरा बताऊंगी, आप फेवरेट अपना बताओ फिर मैं अपना बताऊंगी। था, मुझे एक्चुअली एक तो लास्ट का वो जो सीन था, दोनों जो सोफे पे बैठ के एक तो इजहार मोहब्बत करते हैं, वो सीन, एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, वो जो जो ये डांस का सीक्वेंस था, उसमें जो से इजहार मोहब्बत करता है ये लड़का, मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सो मुझे रोमांटिक सीन ये पसंद है, शायद मैंने फिर उन पे ध्यान ज्यादा दिया है, तो लोगों ने भी उसी पे ध्यान दिया है। यही कहते हैं ना कि राइटर चीज निकलती है फिर वही अच्छी लगती है। तो मुझे लगता है मुझे ऐसे ही सीन जो इंटीमेट सीन थे थोड़े से, जो हम्म अफेक्शनल सीन को तो मुझे वो सीन अच्छी लगी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मेरे पता है फेवरेट सीन्स कौन थे जिसमें मुझे लगा कि बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। एक सीन वो था जिसमें वो मजार वाला सीन, जिसपे वो मजार में जाती है अपने जब माँ बाप के घर से निकल के आती है, वो मजार में जाती, वो इतना खूबसूरती से शूट किया गया था पूरा सीक्वेंस। आई लव्ड इट, रोंगटे खड़े हो बिल्कुल गए बिल्कुल। literally। मतलब जो उसकी वो जिस तरह से वो रो रही है और वो पीछे खड़ा हुआ देख रहा है। अब मेरा अपना जाती ख्याल है, ये आपका ख्याल नहीं होगा कि आप राइटर हो, आपने कुछ और सोचा होगा, मगर मेरा अपना ख्याल है कि जब मुर्तसम से उसको जब मोहब्बत हुई है पहली दफा,
उसको उस जगह पे उससे मोहब्बत हुई। ये मेरा अपना जाती जो वो जब उसको रोते हुए देखता है ना, देखिए वो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप जो है जो है वो उसको मजार पे क्यों लेके जा रहा है, और वो जो है वो लड़की को उसको थप्पड़ मारता है, फिर ये वो। मैंने कहा देखिए, मुर्तसिम को पता है कि इसके साथ मुझे मेरे साथ भी जबरदस्ती हो रही है, इस लड़की के साथ तो जुल्म ही हो गया। जो माँ बाप नहीं थे वो माँ बाप रहे, और जो बाप था वो मतलब अब इसके लिए तो ये जिंदगी, मतलब ऑफ कोर्स वो कह रही है मेरी तो शनाख्त ही बदल गई है, तो वो उसका पेन महसूस करता है मजार वाले सीन में, और फिर उसके लिए दुआ करता है कि जो ये चाहती है उसको ये मिल जाए। तो ऑफ कोर्स जब आप ये किसी के लिए दुआ करें कि भाई जो इसको चाहिए वो मिल जाए, तो ये तो एक अलग ही किस्म की फिर वो मोहब्बत हो गई ना। तो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि उसकी मोहब्बत निकल के आ गई। आपने ऐसे ही पकड़ा है, आप बहुत अच्छी व्यूअर है। यार प्यार से देखते हैं ना जी। यार, प्यार से देखने वाली चीज है, फिर प्यार से ही फिर पकड़ते हैं फिर इस तरह से करके। तो अच्छा चलो, चलो आपने फिर मुर्तसम को एक देवता बना दिया जिसकी जो है लोगों ने पूजा शुरू कर दी मुर्तसम कुछ बुरा नहीं कर सकता, लेकिन यार मुर्तसम को इतना अच्छा बनाने के लिए मीरब को इतना बेचारी को क्यों ठड्डे लाइन क्यों लगाया? खड्डे लाइन होता है, ठड्डे लाइन होता है, जो भी होता है यार, इतना प्यारा कैरेक्टर था मीरब का। एक एजुकेटेड हाईली एम्बिशियस लड़की जो कि बहुत कुछ कर सकती थी। मैंने ये आपको पर्सनली, मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे ये बात की थी कि वो गांव जाके एक पॉजिटिव चेंज भी ला सकती थी, एक बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो उसने कुछ नहीं किया। वो बदतमीज बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, और वो मुर्तसम साहब जो है वो छत पे चढ़ गए, गए 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 ऊपर आसमान तक पहुंच गए वो तो ये आपने खुद किया है या ये आपसे करवाया गया है? नहीं नहीं, मैं निकाह देखिए, अगर जो मेरी हीरोइन जो है ना, अगर मैंने उसको यही करना था कि वो भी मोहब्बत में पड़ जाए, दोनों ही फिर जो है एक दूसरे से लव करने लगे और ये अच्छे अच्छे काम करने लगे, तो ये कहानी बिल्कुल दूसरी हो जाती, ठीक है ना। ये कहानी फिर चलती 20 एपिसोड तक या 21 एपिसोड तक ये कहानी चलती। मुझे लड़की को इस बात गर्ज है लड़की में रखना था कि भाई मेरे साथ जुल्म हुआ है ना, मेरे माँ बाप मुझसे छीने गए, मेरी आजादी मुझसे छीनी गई, मेरी मर्जी छीन रहे हैं, मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। लड़की को इस बात का दुख था, और मैंने इसको एंड तक इसी चीज के लिए लड़ते हुए दिखाया। जब अपनी नंद को जो है उसकी नंद जो है किसी और से मोहब्बत करती है और कहती है नामुमकिन है, तो वो कहती है ये सब कुछ मैं फेस करके मैंने हार मान ली। तुम भी हार मानोगी इस खानदान की, फिर हर लड़की हार ही मानेगी, कोई भी जो है आगे बढ़ के अपने दिल की बात नहीं कह सकेगी। तो वो इसके लिए स्टैंड करती है। दूसरा, मुर्तसम उसको शुरू से नहीं पसंद। मैं कैसे उसको मुर्तसम, लोग कहते हैं इतनी मोहब्बत कर रहा है अब झुका भी दें, इतनी मोहब्बत कर रहा है अब तो थोड़ा बहुत झुक भी जाए लड़की। मुर्तसिम उसको पसंद नहीं था शुरू में, मुर्तसिम को भी वो पसंद नहीं थी। अब वो अगर से मोहब्बत कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो लड़की को टाइम चाहिए, और वो है हमारा सीरियल कि भाई मुझे इसको जो है टाइम, लड़की को टाइम चाहिए, वो उसको आजमा रही है या उसका वो एक कंफ्यूज हो रही है कि भाई रोहेल भी उसकी जिंदगी में है, इसके साथ ये भी हो गया वो हो गया, तो वो कंफ्यूजन में भी है। और ये अब उस पर कह रहे हैं लड़की को आप डंप करें। देखें, मीरब ने जो भी सिचुएशन में आगे बढ़ के काम किया वो हया के लिए कर रही है या रुहेल के साथ, वो उसकी कहानी में उसका पार्ट था। अगर वो चीजें ये नहीं करती या अगर उसको मुर्तसम की तरफ बढ़ना ही था, तो फिर मुर्तसम कैसे बढ़ता, मुर्तसम यहाँ इसकी तरफ कैसे आता, मोहब्बत मुर्तसम की कैसे दिखाते। ये तो फिर ये है ना कि हैप्पी एंडिंग हो गई, 21 एपिसोड तक जो है ना दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की मोहब्बत में आ गए। अब वो जो है ये मुझे दिखानी थी एक स्टोरी में एक रिवाइवरी के लड़की को नहीं पसंद, लड़की को पसंद है ना, वो कैसे वो उसकी तरफ जाता है। और कहानी शुरू से बनी हुई थी, इसकी निटिंग शुरू से ऐसी ही थी। अब अगर लोग कहें कि आप उससे ये काम करवाएं वो करवाएं, तो आखिर में वो वकील बन गई, उसने कर लिया, वो जो है ना वो लड़की बन गई। लेकिन जब तक वो इस घर में रही वो लड़ती रही, और इसका ये लड़ना ही बनता था। नीला मैं इससे ये काम करवाती है, मैं गांव में से स्कूल खुलवाती या हॉस्टल खुलवाती या क्या करती, लेकिन इनकी लव स्टोरी तो मुर्तसम से ही थी ना। तो मुझे लगता है मार्जिन यहाँ पर खेलने का ज्यादा था एज कम्पेयर टू वहां पर। हया का कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग, मगर ये जादू टोना वो जरूरी था दिखाना। देखिए ये जादू टोना मैंने इसलिए दिखा कि एक लड़की जो है, आप सुने उसकी जिंदगी का मकसद ये था कि मैं बड़ी होकर, उसने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, उसने अपनी जिंदगी का मकसद ही बनाया है कि मुर्तसिम खान से शादी करनी है, इस सारी हवेली पे मैं मालकिन बन के बैठूंगी। उसका वाहिद सपना ये है। अब वो उसे छीन लिया गया ना, शी वॉन्ट टू गेट बैक। और
कुछ भी चीज हारने के लिए ना, वो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब वो कैसे हासिल करें? पहले तो उसने गलत फहमियां बढ़ाने की कोशिश की, नहीं काम बना, वो तो तुमसे डायरेक्ट वो हो गई कि भाई मैं बेहया हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मान लो। वो वहां से उसने एक शट अप कॉल दे दी। अब हम्म। क्या हद करने वो ने जादू टोना किया। क्योंकि जादू टोना, देखिए मैं इसको सिर्फ ऐसे लूंगी कि वो उस बंदे को हासिल करना चाहती है। अब वो जो भी रास्ता निकलेगा ना, कोई काम वाली कह रही है कि भाई मेरा तो इससे काम बन गया, मेरा फियांसी वापस मिल गया, हाँ मिल जाता है, ऐसी चीज हो जाती है। चलो जी ये तस्वीर पढ़ लेते हैं, चलो जी ये वजीफा कर लेते हैं। लड़कियां काफी चीजें या जो मोहब्बत में होता है वो नहीं देखता कि मुझे कैसे मिल रहा है, उसके लिए फिर वो उसको गिरा भी देती है मीरब को, कि गिर जाए, मर जाए, खप जाए, कुछ भी हो जाए, मुर्त से वापस मिल जाए। तो ये उसके हथकंडे हैं जो आई थिंक सो एब्रप्ट नहीं थे, क्योंकि ऐसा होता है। ये मैं देखे ना अनिला, जो भी मुझे कहता है ना कि आपने ये करवा दिया, वे ये करवा दिया, वो कर दिया, मैं कहती हूँ मैंने कोई एलियन चीज नहीं की, मैंने कोई स्पेस से चीज निकाल के दिमाग से नहीं लेकर, ये आप लोगों की माशरे की चीजें हैं जो ड्रामे में दिखाई दे रही हैं। अच्छा ये इस ड्रामे की हाइप इतनी थी, अब आपको मौका मिल गया है तो निकालें जो भी आप चीज निकालते हैं। ड्रामे को, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ड्रामे को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसकी व्यूअरशिप कम नहीं हुई, उसको लोग देखते रहे। वो टॉप पे रहा जब तक रहा अपने स्लॉट में। तो फिर मैं इसको कहूंगी कि ये गो द फ्लो चला था। सही। और मोहब्बत को हासिल करने के लिए तो मैं कुछ भी। आप इस पे बिलीव करती हैं जाती तौर पे? मैं नहीं, मैं बिलीव इतना ही करती हूँ कि अगर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि नजर भी लगती है, नजर जो लोगों की मतलब ये है एक तो फिर उसके लिए फिर तुम बस इतना ही यकीन है, ज्यादा नहीं। ये तो ड्रामों से ही हमने भी सीखा है कि भाई ये चीजें होती हैं, ये लड़कियां कुछ इस हद तक चले जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं। और सबसे पहले अब मुझे तो लगता है हमारा जो माशरा यहाँ का है, मैं कहती हूँ लोगों के दिमाग में ये बात जाती है कि भाई ये यहाँ से हासिल नहीं हो रहा, जबरदस्ती नहीं हो रहा, तो ऐसे हासिल कर सकते हैं। मुझे नूरा इसी बात की मुझे टेंशन थी, बिकॉज देखो जिस एज में हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों को पता है कि कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, सोशल मीडिया और ड्रामे हमारे कितना इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इस चीज का कोई हमने कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाया एट द एंड ऑफ इट, ये जादू टोने वाला स्पेशली मैं उसकी बात कर रही हूँ। लड़कियां पढ़ती हैं इन चक्रों में, पढ़ती हैं और फिर वो गलत हाथों में जाती हैं और उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो मुझे सिर्फ ये था कि अगर ये चीज हम दिखा भी रहे हैं तो इसका अगर हम कोई बहुत एक नेगेटिव चीज दिखाएं कि जी ये इसको करने से बहुत नुकसान भी हो सकता है, वो चीज मैं पूछना चाह रही थी कि वो जहन में आई थी या नहीं। हमें में मैं ये सबक देती कि हया ने ये काम किया और ये असरअंदाज हो गया, मतलब इन दोनों की जुदाई हो गई, कुछ भी हो गया, ये असरअंदाज हो गया। तो आप कह सकती थी नूरा आपने देखिए ये सबक दे दिया, लेकिन इसका ये करना पकड़ा गया, कुछ भी नहीं हुआ। अगर वो एक बंगाली जो बीबी थी या जो भी बाजी थी वो झूठी थी, उसका काम ही झूठा था, तो ये मैंने दिखाया कि भाई ये इस हद तक गई, लेकिन ये है ही जो है ना, ये झूठी है, इससे कुछ भी नहीं हुआ मुर्तसिम मीरत को। उसको फिर से वो जो है वो भी उसका पैंतरा उल्टा पड़ा। तो मैंने इसको प्रमोट नहीं किया, दिस इज अ थिंग दैट पीपल यूज टू गो, विच इज द रियलिटी ऑफ सोसाइटी, बट ये काम नहीं करता। और वर्ल्ड वाइड या हम अपना मजहबी तौर से भी देखें तो ये चीज कोई काम नहीं करती, किसी को कोई ये जादू या टोना ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक एस्पेक्ट ऑफ ड्रामा है कि नहीं डाल दिए आप जो है, हाँ ठीक है, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है, ये भी कर सकती है ना। तो हम्म ये है, पर उसका कोई असर नहीं हुआ, तो मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही थी अपने ड्रामे में। सही है, ठीक है। बहुत सख्त सवाल तो नहीं पूछ रही हूँ? नहीं नहीं, आप लाइट जा रही है, आपने तो बहुत हल्का हाथ रखा है मुझ पे जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि माँ बेगम क्या सोचा हाँ था कि माँ बेगम का जो रोल है आ, उसमें जस्टिफिकेशन थी, बुशरा अंसारी ने अच्छा किया उस रोल को, या फिर उसमें मजीद अभी और गुंजाइश निकलती थी? बड़ा मुश्किल सवाल। देखिए मैंने, नहीं बुशरा अंसारी साहिबा हमारी एक बहुत लेजेंड कैरेक्टर है, हमारी राय बहुत अच्छी है, एक हमारी हमारे मुल्क का एक असासा है वो, और उन्होंने इतना अच्छा निभाया, उन्होंने अच्छा निभाया। अच्छा मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि माँ बेगम जो है हार्डल बन रही है, माँ बेगम जो है ये वो, देखिए वो उस घर की बड़ी है, उसने अपनी बेटे की शादी करवाई, वो अपने बेटे का भला चाहती है, वो अपने चाहती है कि उसके बेटे के भी बच्चे हों या उसकी नस्ल बने, या वो पगदार है तो उसकी बीवी को ऐसा होना चाहिए। तो उसके जो भी वो कर रही थी, वो मीरब की भी
एक तरह से अपनी बहू को अपने रूप उस रूप में देखना चाहती थी। वो हया को अपनी जगह पे देखना चाहती थी कि ये ज्यादा फैले नहीं कि घर की लड़कियों को ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए। हाँ, उसकी बेटी जो है वो जो इतनी पाबंदियां उसने लगाई, उसका ये निकला कि उसकी बेटी ने छुप के एक जो है अफेयर चला लिया, ठीक है ना। तो बच्चों को उतनी पाबंदी में भी नहीं रखना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडशिप मदर का जो है ना बेटी के साथ या इस कुछ फ्रेंडशिप वाला जोन होना चाहिए। मुझे लगता है ये वो थोड़ी सख्त है, वो सख्त है लेकिन वो नेगेटिव नहीं है। माँ बेगम नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, वो एक सख्त औरत थी और उसने अपने खानदान के मयार को देखते हुए बहू सेलेक्ट की। नाउ शी वांट कि इसको इस गद्दी पे इस कुर्सी पे आना है तो उसको सिखाओ। और जो है मुर्तसिम को भी ये कि मतलब तुम अपनी बीवी के मतलब इन दोनों की मतलब वो चाहती थी कि इन दोनों का पेचअप रहे। और उस पे मीरब का जो है अकड़ना और दूर होना और ये वो और इसका शादी से इनकार करना, निकाह से हट जाना, तो ये इस औरत के लिए काफी वो है ना एक था कि ये मेरे खिलाफ जा रही है, ये हमारी रसूमात के खिलाफ जा रही है। तो नहीं, मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा निभाया और उन्होंने अपने किरदार को बहुत ही जो है सेटिस्फिकेशन के साथ निभाया। लेकिन वही बात है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो है वो नेगेटिव नेगेटिव किरदार है और वो हार्ड थी। मैंने कहा नहीं, वो सास या वो जो चालबाज सास थी वो नहीं थी, वो एक किरदार थी, एक डिसेंट मैं कहूंगी कि एक किरदार था कि जो निभा करवाना चाहता था फैमिली के बीच में एक बड़ा था। ये हाँ, उसकी जो ज्यादा जो उसकी ये कौन से लोग हैं यस। जिन्होंने कहा था कि माँ बेगम का नेगेटिव किरदार है? माँ बेगम का तो कहीं से भी कोई नेगेटिव किरदार मुझे तो, हम एक ही ड्रामा देख रहे थे या अलग अलग ड्रामे देख रहे थे? नहीं नहीं, ये चीजें मुझे देखने को मिली है तभी मैं आपको बता रही हूँ। तो अच्छा, माँ बेगम, आई थिंक इट वाज अ वेरी 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 वेल रिटन कैरेक्टर, वेरी वेल रिटन कैरेक्टर। मेरा ख्याल है हम शायद आज से 10 साल के बाद या 20 साल के बाद अगर शायद हो, थोड़े से उससे बेहतर होंगे। लेकिन हमारी भी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि हमारा घर जो है वो बैलेंस रहे और हमारे घर के अंदर सब ठीक रहे। तो जो भी उनको सही लगा जिस सिचुएशन में, उन्होंने वो किया। आई डोंट थिंक इट वाज अ नेगेटिव कैरेक्टर एट ऑल। बिल्कुल मैं इस बात को आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको वो करूंगी। बट से मेरे फेवरेट कैरेक्टर मैंने आपको बताया था, कौन सा था मेरा फेवरेट कैरेक्टर? ये जो आवाज ने जो वो किया था, वो क्या क्या था वो, हाँ विलेन जो था, हाँ हाँ हाँ, जुबैर, जुबैर, मलिक मलिक जुबैर, जुबैर। मलिक जुबैर। अरे यार क्या उस बंदे ने काम किया है! फेवरेट स्टार कैसे हो गया था, लाइक इसका तो काम। मैं बताऊं क्या, बिकॉज देखो बाकी सबके ना रोल बड़े एक स्पेसिफिक रोल्स थे, इसने एक कैरेक्टर में दो कैरेक्टर किए हैं। अनस का कैरेक्टर किया, मलिक जुबैर का किया। और जब मलिक जुबैर का किया तो वो मलिक जुबैर लग रहा था, और जब अनस का किया तो मैं काफी दिन तक समझ ही मुझे नहीं आई कि ये मलिक जुबैर है। जब जाके बाहर से 2-3 एपिसोड गुजर गए उसके बाद भी नहीं समझ में आया, ओए ये तो वो है। अब समझ आई मुझे। तो लाइक, हालांकि यार ये वाकई ये डायरेक्टर की मैं कह रही हूँ उनको सलूट है, सिराज भट्ट को। और जो है जियो की टीम भी इसमें काफी ना, इनकी जो प्रोडक्शन है या वो काफी। मुझे तो मैंने तो जब लिखा ना तो देखो अनिला, मैंने लिखा कि जुबैर मलिक जुबैर ऐसा बंदा था, ये था वो था। अब जब मैंने अनस का लिखा तो मैंने इवन नोट में लिखा होगा तो कि अनस ही मलिक जुबैर ही अनस बनकर आया है। लेकिन काफी लोगों ने आपकी तरह काफी लोगों ने इसको पहचानने में वो थोड़ा मिस्टेक हो गई कि भाई ये कौन है ये, अरे ये तो विलन था, वो वाला, अच्छा ये मुर्तजा खान का वो। तो काफी लोगों को जो है इसमें पहचानने में हुई। और ये इस बंदे की बहुत अच्छी एक्टिंग और बहुत अच्छा उसने गेटअप चेंज किया। एग्जैक्टली मैं तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस वजह से था, बिकॉज उसने एक कैरेक्टर में उसने दो 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 एक टिकट पे दो मजे कराए इसने। और ये बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। और जब वो इवल बन रहा था तो वो वाकई में इवल लग रहा था, और जब वो अनस बन रहा था तो वो वाकई में अनस लग रहा था। बहुत खूबसूरत काम बिल्कुल। था, उसने सबसे बेहतरीन काम इस लड़के ने किया। मतलब मैं सीरियसली बता रही हूँ, बहुत मुश्किल कैरेक्टर लिखा था इसका, बहुत ही मुश्किल था। तो जी। अच्छा, चले खैर एनीवे। अच्छा, दूसरी मुझे ये बताएं आप कि मुझे जो एक शिकायत है वो ये है कि यार फजीला काजी को बड़ा जाया किया गया है। उसका रोल बहुत मुझे मजा नहीं आया। मतलब वो इंटरेक्शन, वो बॉन्डिंग जो माँ और बेटी में होनी चाहिए वो नहीं थी। माँ बस सिर्फ खड़ी हुई थी, कोई उसका इम्पोर्टेंट जगहों के ऊपर भी कोई डायलॉग्स नहीं थे। तो वो क्यों? अच्छा, अनीला देखिए किरदार जो मेन फोकस्ड किरदार थे वो हमारे
रही थी, मीरब, मुतसिम, माँ बेगम, यहाँ अनवर, यहाँ हयाती, ठीक है ना, जिन जिन का पार्ट चल रहा था ना, जिसमें अब जो सीन वाइज देखे, मैं ये कहूँ कि जी इसका बोलना जरूरी है, ये कुछ बोल नहीं रही, तो अगर उसका बोलना जरूरी नहीं तो मैं इसे कैसे बुलवाऊं। काफी लोगों ने कहा कि जो है मीरब चुप रहती है, मीरब जवाब नहीं देती। देखिए, मैं मीरब से बड़बड़ तो नहीं करवा सकती ना, मीरब तभी बोलेगी जब उसको बोलना होगा। अब फजीला की जगह पे वकार अहमद, वकास के ज्यादा डायलॉग इसके लिए थे क्योंकि वो बेटी से काफी कनेक्टेड था, बेटी उसकी लाडली थी, और वही बेटी को कहता है कि हम तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। जब वो उसने डायलॉग कहा तो सारी बात उस पे आ गई, सारी जिम्मेदारी उस पे आ गई, वो फोकस हो गया कि बाप ने बेटी को कह दिया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ। तो मैंने जब जब भी इनके सीन आते हैं, अब फजीला से मैं फजीला को और रोल यही दे सकती थी कि कभी वो मीरब का पूछती थी, कभी वो अपने शोहर का ख्याल रख रही थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसको पता था कि ये एक चीज एक ना एक दिन खुलनी है, मीरब को एक ना एक दिन जाना है। अब मैं उसका एहतजाज दिखाती, कुछ भी दिखाती, तो ये बात बिगड़ती। उसने अपने शोहर को कह दिया था कि तुम जब स्टार्टिंग की जो एपिसोड्स हैं कि तुम मीरब से इस बारे में बात करो कि हम्म, ये चीज है। इस हम्म, तरह का मैंने उनको कहा था कि भाई जहां पर उनकी जरूरत है, मुझे लगता है किरदारों को, या तो फिर लोग ऐसे होते हैं कि उनको मार देते हैं। मैंने मारा नहीं फजीला को, तो उसके अमेरिका भेज दिया तुमने। हाँ, मैंने उसको अमेरिका भेज दिया लास्ट में। और मुझे लगता है जहां पर उनकी जरूरत थी मैंने उनसे उतना ही बुलवाया। द मेन कैरेक्टर हैव द स्टोरी एंड दिस, इफ अगर मैं अनिला को कोई पार्ट और देती तो ज्यादा से ज्यादा ये होती है कि 4-5 सीन मीरब के साथ ही हो जाते हैं इनमें, कि भाई माँ बेटी जो है वो उसको समझा रही है, वो उसको अच्छा हर सीन में जब भी उनका दोनों का एक साथ सीन होता था तो उसको समझाती ही थी, बस इतना ही था उनका रोल। हम्म। अब मैं ज्यादा और क्या उनसे हाँ, करवाती है। मुझे इसलिए ज्यादा तकलीफ है क्योंकि वो भी अनीला थी, मैं भी अनीला थी, तो एक अनीला दूसरी अनीला का गम ज्यादा समझ सकती है। आप बोल रही हैं, आप बोल रही हैं, अनिला बहुत सारे, अच्छा फजीला काजी बहुत सारे ड्रामों में बोलती हैं, यहाँ पर वो बस एक माँ ही थी कि बस जो अपनी बेटी को ज्यादा से ज्यादा समझा सकती थी या अपने शोहर को संभाल सकती थी। हाँ, वो इसके आती भी तो क्या करती खिलाफ जाकर। हाँ, बस अनीला को अनीला का गम लग गया था। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अब सब कुछ हो गया, हम आगे आ गए, तेरे बिन खत्म हो गया, ठीक है, सारी कंट्रोवर्सी हुई, वो 46 एपिसोड वाली, मेरा एक टेक्स्ट भी आया होगा बीच में तुम्हें। उस पूरे पूरे क्रिटिसिज्म को कैसे लिया, उस पूरे एपिसोड को कैसे किया, बिकॉज देखो, यू आर अ वेरी यंगर, बहुत माशाल्लाह, अभी आपकी उम्र बहुत कम है, उसमें आपने एक पीक भी देख ली, और उसके साथ साथ आपने एक क्रिटिसिज्म की एक इंतहा भी देख ली है, तो आपने शोहरत दोनों डायमेंशंस देख ली है। तो अब मुझे बताओ कि क्या था वो। अब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ फेस कर सकती हूँ, मुझे लगता है अब जिंदगी में कोई गम नहीं बचा। इतना कुछ हो गया है कि अब कोई गम नहीं बचा। देखिए अनिला, जब ये मैंने शायद मुर्तसिम खान को कुछ ज्यादा ही लोगों के दिलों में बिठा दिया, या वहाज की एक्टिंग ने, वहाज ने खुद इस किरदार को ऐसा निभाया कि लोग इससे मोहब्बत करने लगे। ये कहानी शुरू से ही ऐसी थी, शुरू से ही जो है कहानी जिस तरह से बताई गई वैसे ही दिखाई गई, वैसे ही डायरेक्ट की गई, वैसे ही। तो मुझे लगता है लोगों का ये एहतजाज कि भाई ये हमारा हीरो ऐसे नहीं कर सकता, हमारा हीरो ऐसे नहीं कर, क्यों नहीं कर सकता? हम्म, अगर जिस तरह का सीन बनाया गया, जो सीन दिखाया गया, अगर कोई लड़की या कोई जो है औरत अपने शोहर को इस हद तक लेकर आए कि वो उसको छू नहीं सकता, वो उसके साथ रहते हुए उसका नहीं हो सकता, और लड़का झुके जा रहा है, लड़का मोहब्बत किए जा रहा है, वो उसकी इंसल्ट किए जा रही है, किए जा रही है, और एक पॉइंट आपने देखा भी होगा कि वो थूकना और थप्पड़ वो भी आ गया, तो उस पे उसके बाद उसका रिएक्शन ये। और बहुत सारे मुझे लोगों ने कहा कि नहीं 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 ये नहीं था, इन दोनों का बाहमी रजामंदी से नहीं हुआ। तो मैं कहती हूँ कि जी जैसा भी आपको जियो ने दिखाया, टेलीविजन पे दिखाया, कहानी वही थी, सीन वही था, आपको ऐसे ही दिखना है। अब लोग कह रहे हैं कि जी मैरिटल रेप था, आपने ये दिखा दिया ये। अब कुछ लोग जो कहते हैं प्लीज मैरिटल रेप नहीं दिखाना, तो लोगों को किसी बात में खुशी नहीं आनी ला। इनको अगर मैरिटल रेप दिखाते तब भी इनको होता कि क्यों दिखाया, ना दिखाया, वो दिखाया तो वो भी उनको क्या कि बाहर रजामंदी के बाद जो है वो मीरब रो क्यों रही है, बाहर क्यों जा रही है, ये क्यों जा रही है, देखें whatever the story was, whatever the scene was, आपने जो स्क्रीन पे देखा ये आपको जियो वालों ने दिखाया है। तो मैं यही कहूंगी जी, कहानी भी यही थी,
सीन भी यही थे, सब कुछ यही था। और क्रिटिसिज्म मुझे लगता है कि इतना अफेक्ट मुझे नहीं किया, क्योंकि ये होता ना कि अगर मेरा ड्रामा बिल्कुल डाउन चला जाता, उसकी कोई रेटिंग नहीं आ रही होती, या मुझसे लोग शिकायत करते, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, या मुझे कुछ लोग जो है अप्रोच करके कहते आपने जो है कैसा लिखा, और या मुझे काम मिल जाना बंद होता ना, तो मैं अफेक्ट, ठीक है ना। मुझे लोग अभी भी अप्रोच कर रहे हैं कि आप तेरे बिन की जैसी फील के साथ एक और ड्रामा लिख कर दें, बिल्कुल तेरे बिन से मिलता होता। तो मुझे लगता है कि ये क्रिटिसिज्म कुछ नहीं करता। हाँ, वक्ती तौर पे आपको थोड़ा सा परेशान कर देता है, लेकिन अगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल कादवानी साहब या असद कुरैशी साहब या मेरी जो भी वहां पर हैं हेड ऑफ द कंटेंट, उन लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, तो मैं बिल्कुल इससे कोप कर गई। और मुझे लगा कि लोगों का ये भी एक तरह का एक जो है ना अटेंशन, या ये कि हम लोग ड्रामे को कितना पसंद कर रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है। बहुत सारे लोग तो क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं ना। आजकल क्या हो रहा है नीला, आजकल तो अच्छे भले ड्रामे में से भी खीम खाम निकाल देते हैं कि भाई सिर्फ हमारी जो है हमारे दुकान चल जाए। बहुत सारे लोगों को ये भी है। और मुझे बस ये पता चल गया कि ओहो, ये तो पूरी दुनिया बैठी हुई है देखने के लिए ट्विटर बढ़ गया। तो मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म आपको सिखाता है कि आगे आपको क्या करना चाहिए, आगे जो है स्टेप ऑफ नेक्स्ट प्रोजेक्ट मुझे किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन चीजों को लाना चाहिए। तो ये तो मुझे मेरे लिए प्रोडक्टिव ही था। आपका वो एपिसोड गया है ऑन एयर, और क्योंकि आपके यहाँ रात होती है, हमारे यहाँ दिन होता है, और मैंने जब ये देखा तो मेरा दिमाग हिल गया, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है काफी इन टच होती हूँ सोशल मीडिया से, चीजों से, ट्विटर पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, हर तरफ नजरें होती हैं। ये रिएक्शन मैंने कभी किसी ड्रामे के ऊपर नहीं देखा जो मैंने इस पे देखा था। तभी मेरे मेरा एकदम से मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा याद ला, ये क्या हो रहा है? लोग इतना सीरियसली एक ड्रामे को ले रहे हैं, इतना सीरियसली कि लाइक बिल्कुल थ्रेट्स पे उतर आए हैं। मतलब यानी यूं कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो ये तो क्रेज है, वरना ड्रामे चलते हैं गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि ये ड्रामा चला भी था, नाम ही पता नहीं होता। एक चीज जो मुझे लगता है लोगों के मुंह पे आ गई है ना, अब जो भी तेरे बिन का नाम लेगा ना, तो एक स्टोरी दिमाग में आ जाएगी, एक हाँ, विजन दिमाग में आ जाएगा। बस वो पिक्चर जो है ना वो रहनी चाहिए लोगों के दिलों में और दिमाग में। सही बात। ये तो तो बात है, ये तो बात सही। और अच्छा, मुझे ये यार बताएं। हाँ, ये मुझे बताएं कि राइटर्स ब्लॉक होता है कभी? बहुत ज्यादा, अभी भी चल रहा है अभी भी लिखने में चल रहा है। एक्चुअली ये क्रिएटिविटी का काम जो है ना वो ये है कि आपने एक सीन लिखा, अब वो सीन किसी और सीन से मिलता जुलता ना हो, वो सीन आपके पिछले ड्रामे से मिलता जुलता ना हो, है वो रोमांटिक सीन, लेकिन वो ऐसा रोमांटिक सीन होना चाहिए कि वो पिछले से ना मिले। तो इसमें फिर बंदा बहुत लॉक हो जाता है। समटाइम मैं एक वर्ड पे होती हूँ, समटाइम एक सीन पे होती हूँ, एक डायलॉग पे भी हो जाती हूँ, मेरे 2 दिन जाया हो जाते हैं कि भाई मुझसे नहीं हो रहा यार, इसके बाद ये क्या कहेगा। तो चलता है। और फिर इसमें अगर आप मेरा जो डायरेक्टर ब्लॉक जो है ना, अनब्लॉक ऐसे होता है कि मैं अगर किसी से डिस्कस कर लेती हूँ ना, वो बंदा मुझे कुछ ना कहे, मेरी सिर्फ सुन ले, सुन लिया उसने, फिर मुझे आइडियाज आ जाते हैं कि चलो जी ये राह नहीं निकल रही तो ये राह पकड़ते हैं। हम्म, पर मुझे मतलब उस वक्त बंदा चाहिए होता है। हम्म, सही। तो वो बंदा कौन होता है? मेरे हस्बैंड होते हैं, उन्हीं का सर खाती हूँ मैं वही यही कहते सुनना चाह रही थी, मैं यही सुनना चाह रही थी, आपके मुर्तसम खान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताओ, चलो इससे पहले कि हम तेरे बिन से हट जाएं, उसके बाद फिर हम दूसरी बात करेंगे। वो जो आखिरी सीन था, वो जो प्यार करने से पहले पूछता है कि मैं अपनी बेटी से प्यार कर लूं, वो उसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी थी। उसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि प्यार, एक तो वो अपनी बच्ची से मतलब बहुत मतलब 2 साल के बाद ही मिल रहा है, और वो देख रहा है कि माँ के पास ही थी। मैं इसको इस एस्पेक्ट से देख रही हूँ, मैंने लिखा नहीं था इस एस्पेक्ट से, ठीक है ना। वो कहता है कि मैं प्यार कर लूं, मतलब वो बैठी हुई थी उसके साथ, तो वो कहती है मैं छू लूं या मैं प्यार कर लूं या देख लूं अपनी बच्ची को। तो आप कह रही है कि क्रिटिसिज्म, और मुझे लोगों ने कहा कि क्या तुम मुझसे तुमने इजाजत मांगी बेटी से प्यार करने के लिए भी। मैंने कहा चलो भाई, तुम लोगों को ये भी अच्छा लग गया। तो मुझे तो लोगों ने ये कहा यार ये क्या क्या बंदा है यार, अपनी ही बेटी से अल्लाह, प्यार अल्लाह, की अल्लाह, इजाजत। अल्लाह, अल्लाह मुर्तसम, अल्लाह, अल्लाह। अच्छा, चलो, अब इसी बात पे एक बात और, बल्कि इनफैक्ट हमारी एक शुरू में मेरा तुम्हारा कुछ एक प्लान बना था इंटरव्यू करने का, तो मैंने लोगों से पूछा था कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास है। तो एक कोई सानिया उमैर थी, उन्होंने मुझसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर आ, वहां जो यमुना ये कैरेक्टर ना करते,
कोई और करता, हम्म। तो क्या ये उतना ही रोमांटिक लगता, या फिर ये थोड़ा वल्गैरिटी की तरफ चला जाता? क्या उसका क्रेडिट पूरा रोमांस का, केमिस्ट्री का वहां जो यमुना को जाएगा? बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि यमुना ने और वहाज ने, ना सिर्फ वहाज ने बल्कि अगर यमुना उसको वो देखें, ये तो किरदार एक दूसरे को समझते हैं कि भाई मैं इसको ऐसे सीन बोलूंगी या मैं ऐसे नहीं तो ये मुझे ऐसे एक्सप्रेशन दे सकेगा। अदरवाइज अगर वो माठी होती तो उसमें वहाज कितनी एक्टिंग कर देता, ठीक है ना। बाकी अगर मैं कहूंगी, देखिए अनिरा, मेरे सीन जो जिस तरह से लिखे हुए थे ना, वो वल्गैरिटी पे थे ही नहीं। तो ये ड्रामा कभी भी वल्गर नहीं, ठीक है ना। इसमें कोई ऐसा जुम्मा चाटी या ये नहीं था। इसमें एक लाइट सा रोमांस था कि उस बंदे को, इस लड़की को मनाना था, कैसे भी करके, चाय पे मना रहा है, खीर पे मना रहा है, चैन पहनाते हुए मना रहा है। तो ये चीजें हम लोग, ऑफ कोर्स हमें पता है कि एक कैमरा है, हमारे सेंसर बोर्ड में चला जाएगा, या गाली भी नहीं दे सकते। तो सीन लिखे हुए ऐसे थे कि कोई भी करता तो बेस्ट ही देता, लेकिन यमुना और वहाज ने बहुत बेहतरीन किया। डायरेक्टर ने इनसे करवाया रोमांस जो है। मुझे पता है, मेरे डायरेक्टर को भी पता था कि भाई किस तरह का करवाना है, किस तरह का चलेगा। तो मुझे लगता है सबकी ही एक मिली जुली इसमें जो है ना एक्टिविटी है, मिली जुली जो है ये इन लोगों की सारी टीम की इसमें मेहनत है। हाँ, मेरे ख्याल फ्रॉम में एक कंटेंट। चीज, हाँ एक चीज जिसको हम लोगों ने क्रेडिट नहीं दिया, जिसका मेरा ख्याल है एक बहुत मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन था, बैकग्राउंड म्यूजिक। जो सिराज भाई ने जो करेक्ट जगहों के ऊपर जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिए हैं ना, स्पेशली वो जो किडनैपिंग वाला जो सीन था, जब वो किडनैप होती है, मालिक जुबैर करता है, उसके पीछे वो जो ढा ढा ढा, यार वो मेरा दिल धड़क रहा था, धस धस, पता नहीं क्या होने वाला है। तो वो बैकग्राउंड स्कोर जो उन्होंने इस्तेमाल किया प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर जगहों के ऊपर ना, उससे भी एक पूरा निखार आ गया था ड्रामे के अंदर, मेरा अपना जाते ख्याल। जी जी जी, मुझे लगता है कि उनका उनकी डायरेक्शन बहुत अच्छी है। वो बड़े बैकग्राउंड पे देखते हैं ना चीज को। जो पहला सीन ही था वो ही देख के आप देख लेंगे कि भाई ये एक बड़ी स्क्रीन पे चलने वाला ड्रामा है। और एग्जैक्टली, प्रोडक्शन भी, तो यस। एग्जैक्टली यही मैं पूछना भी चाह रही थी कि आपका क्या ख्याल है नूरा, आप एक बड़े पर्दे पे ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट निकाल सकती हैं, ला सकती हैं फिल्म, आपका मुझे लगता है बहुत फिल्म मटेरियल आपका, फिल्म अच्छी चलेगी। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप फिल्मी राइटर हैं, तो मैंने कह दिया है कि भाई जिसको फिल्मी लिखवाना है वो मुझसे लिखवा ले। जिनको जो फिल्मी नहीं लिखवाना है, किसी और तरह से लिखवाना है, किसी और से। मैं इंशाल्लाह, मुझे फिल्म की भी है कि मैं लिखूं, लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसी ऐसी चीज लिखूं कि फिर से वो दो लोगों के दिलों में बैठ जाए। फिर से वो जो है ना, लोग वैसा करना चाहे। मैं कहती हूँ मेरा किरदार ऐसे हो, ऐसी चीजें करे, जैसे मुर्तसिम खान की शॉल जो है वो हिट हो गई ना। मैं चाहती हूँ ऐसा एसेंस फिर से लेकर आऊं कि लोग कहें कि नहीं, मेरा हीरो तो ऐसा होना चाहिए। लड़की बैठी हो तो वो कहे मेरा हीरो ऐसा ही होना चाहिए, मेरा तो ऐसा मेरी हीरोइन ऐसी होनी हाँ, चाहिए। तुमने क्या याद करा दिया, मैं अभी पाकिस्तान आई हुई थी, मैं अपनी मियाँ से यही कह रही थी, मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैं मुर्तसिम की शॉल लेकर आऊंगी, भूल गई। मैं आपको दे दूंगी। आई स्वेयर, क्योंकि हम लोग ये ड्रामा देख रहे थे, आने से पहले हम ये ड्रामा देख रहे थे, और मैं अपनी मियाँ को ये कह रही थी, मैंने कहा क्या लेकर आऊं, पाकिस्तान जा रही हूँ। तो फिर वो जो है, मैंने कहा चले मैं आपके लिए ना ये ले आऊंगी मुर्तसिम की शॉल, अब भूल गई यार। अभी वो देखेंगे तुम्हारा इंटरव्यू, कहेंगे देखा फिर मुर्तसिम की शॉल कहाँ गई। शॉल लेके दे मैंने सुना है मुर्तसिम की शॉल जो है वो वहाज के पास ही है, उनके अच्छा, पास ही है। अब क्या करें, अब हाश तो नहीं देगा ना हमें। और दूसरा वो साड़ी, वो जो उन्होंने वो अपने डिनर डेट पे जो साड़ी पहनी हुई थी, अरे भाई वो हर तरफ फेसबुक पे बिक रही है कि जी वो यमुना की साड़ी, अरे बाबा ये यमुना की साड़ी, फिर मैंने हाँ, इतना अच्छा उसका। अच्छा, वो साड़ी मैंने लिखी थी ब्लैक कलर की, इन लोगों ने ये पहनाई इस कलर की, लेकिन बस वो कहते हैं ना, एक चीज अच्छी लग गई तो लग गई भाई, उसका फिर हर चीज ही अच्छी लगेगी। तो फिर ब्लैक बहुत अच्छी वो भी। लगती यार, ब्लैक बहुत अच्छी लगती। अरे हाय क्या बात है यार, अरे जी जी। क्या 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 है। अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब एक और ड्रामे लिखे जा रहे हैं, अलग अलग चैनल पे लिखे जा रहे हैं। अब आप देखिएगा कि फिर से नूरा मखदूम कैसे रोमांस लेकर आती हैं, किस किस स्टोरी में लेकर आती हैं, किस कहानी में लेकर आती हैं। तेरे बिन टू के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि अभी तक जो है उसकी कहानी पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि जल्दी करें, या आई डोंट नो।
कि उसके क्या हो सकता है, लेकिन ये तेरे बिन इट्स अ फील नाउ, तेरे बिन आई कैन नॉट लिव, तुम्हारे बिन मैं नहीं रह सकता, तो इट्स अ फील। तो इसमें मुझे लगता है कि काफी और स्टोरीज भी चल सकती हैं बिसाइड तेरे बिन द रियल स्टोरी। सीक्वल शुड बी लाइक कि एक और स्टोरी हो। मुझे लगता है, मैं जिस तरह से इसको परसीव कर रही हूँ, कि एक और स्टोरी, लव स्टोरी आनी चाहिए। हाँ, आई थिंक वो वैसे एकदम शादी हो जाती है ना, तो उसके बाद फिर आपका रोमांस आप अच्छा। मैं आपका अभी एक इंटरव्यू देख रही थी नूरा, उसमें आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि हाँ, शादी के बाद, बच्चों के बाद भी रोमांस हो सकता है। तो तो ट्राई करके देखो क्या हाँ, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स जो है ना, शादीशुदा जिंदगी, अज़वाजी जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो लिखूंगी मैं अब। अब एक तो नए तरीके से रोमांस लेकर आऊंगी मैं। नए तरीके से। कि हाँ, तो फिर जी, कब तक एक्सपेक्ट करें हम तेरे बिंटू को? अ, अभी बहुत काम है, लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही, अगले साल, अगले साल देख लीजिएगा तेरे। वही वहां जो यमुना के साथ आएंगे, या फिर हम कुछ और करेंगे? प्रोडक्शन वाले ही देख सकते हैं कि उनको क्या सूट करता है, लेकिन आई थिंक तो वहां जो यमुना को एक फिर से एक सीरियल करना चाहिए, तेरे बिन हो या ना हो, लेकिन उनको काम करना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री, उनकी मुझे मुझे लगता है ये इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तभी इनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री निकली है। तो काम तो करना चाहिए, लेकिन ये तो प्रोडक्शन वाले ही चूज कर सकते हैं ना, कि क्या एक्टर, कौन सा एक्टर आपकी स्टोरी, नई स्टोरी पे काम करेगा। तो ये मैं उनपे ही छोड़, और सिलेक्शन है। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर दिया है वैसे, हैं नूरा? अगर मौका मिले दोबारा से स्क्रिप्ट लिखने का तेरे बिन, जो कि गुजर गया, कुछ चेंजेस करना चाहेंगी? भाई मैं वो सारी चेंजेस कर दूंगी, आप फिर लोग, वैसे भी मैं कह रही हूँ अनिरा, अगर चेंजेस के साथ रुकूंगी, वो कहेंगे नहीं जी तेरे बिन फर्स्ट अच्छा। ये नहीं, हमें ये वो तो चाहिए ताकि हम कि फिर से उसको। ये तो तो होगा, ये तो होगा, ये तो होगा। मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो एक राइटर लिखता है, वो राइटर को लिखने देने की आजादी देनी चाहिए, और उसको सीन टू सीन, एपिसोड टू एपिसोड जज नहीं करना चाहिए। एक पूरा टोटल, एक पूरे चीज को जज करना चाहिए। जब ड्रामा खत्म हो जाए, उसके बाद आप उसको लेके चलें कि राइटर का क्या कॉन्सेप्ट था। वो बीच बीच में जो चीजों को तोड़ना मरोड़ना, ऑनेस्टली जो भी है, जियो ने जो भी किया, मगर मेरा ख्याल है कि वॉट एवर, ड्रामे ने एक हिट ली है 46 एपिसोड के बाद। जस्टिफिकेशन नहीं बन रही थी, बहुत बहुत इतना। अगर नहीं होता मसला है तो आप उसको जल्दी खत्म कर दें, मगर एक अच्छे नोट पे खत्म करें, बजाय इसके कि इसको ड्रैग करें और फिर वो स्टोरी का पूरा सेंस को तबाह बर्बाद करके रख दें। ये देखिए, ये मैं कहूंगी कि इस एपिसोड के बाद जितनी भी कहानी थी या वटेवर जैसे भी चला, ये होती है इनकी अपनी एक कंटेंट की जो है स्ट्रेटेजी होती है, और चलाना कैसे, या कैसे कहाँ पे जो है फ्लैशबैक लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, ये अब इनके हो सकता है। इस पे हम लोग राइटर जो है ना, लिख कर हम हाथ ऊपर कर देते हैं, भाई अब आपकी स्टोरी हुई, अब आप उसको जितना चलाएंगे उस पे आपको भी फायदा हो रहा है, मेरा नाम बना। ठीक है, मैं अल्लाह का शुक्र है इस बारे में कहूंगी कि मेरा अल्लाह ने नाम बनाया है। नूरा मखदूम को पता है, आप लोगों को कि नूरा मखदूम भी है, और इतना मेरा ड्रामा वर्ल्ड वाइड, मैं कहती हूँ कि सिर्फ एक कंट्री में नहीं, पड़ोसी का मुल्क में और बहुत सारी सारी दुनिया में तेरे बिन का नाम जो है वो फैल गया। तो ये एक कामयाबी। बस मैं विद ऑल दीज फ्लॉज और वट एवर, ये जियो की अपनी चैनल की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, हम इस पे बात नहीं कर सकते, लेकिन कहानी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो थी वो सारी दिखाई गई, और उसके साथ जस्टिफिकेशन हुई, तो मुझे आई एम हैप्पी विद द दिस स्टोरी। अगला ड्रामा कब तक आ रहा है? तेरे बिन की अगला बात नहीं ड्रामा करें, जो भी अगला ड्रामा जो भी आ रहा है, तेरे बिन की बात नहीं करें। तो जो है आरवाई के लिए भी शुरू किया है, हम टीवी के लिए भी अभी लिखना है, और जियो तो अब है ही, जो है वहां पर तो लिखना ही लिखना है। तो स्टोरियां लिख रही हूँ मैं, ड्रामे लिख रही हूँ, अब लेट्स सी कि वो कब तक मैं कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों में आजकल जियो, मेरी जॉब भी है, तो उसके साथ घर को भी देखना होता है, तो टाइम मिलता है तो अपनी ये ख्वाहिश भी निकाल देती है, इस पैशन को भी टाइम दे देते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फिर एक और ड्रामा आएगा। फुल ऑफ रोमांस, ये वादा है। मैं आप इस उम्र में भी और हम इस उम्र में भी एंजॉय करेंगे। चले, आप वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच नूरा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और
इंटरव्यू देने के बाद समझो मैं इतनी रिलैक्स हो गई हूँ, क्योंकि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड मैंने आपको अटकाया हुआ था कि मैंने इंटरव्यू देना है, देना है, देना है। और अब आप यहाँ पाकिस्तान भी आई हैं, आपसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी इंसान है, आप बहुत काइंड इंसान है, आप बहुत खुले हुए दिल की, बहुत सखी होते हैं आप। तो जो है इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ इंटरव्यू करते रहेंगे, या किसी हम और। अल्लाह हाफिज। ओके, टेक केयर।